व्यू 360 में दुनिया भर में आज़ादी सहाफत एक दिहाई की कमतरीन सतह पर, पाकिस्तान में इंतहाई महदूद। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट। माह रमजान में खजूरों की तलब में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में खजूर का कारोबार मंदी का शिकार। जिंदगी का जो मकसद है कुछ करके दिखाना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। और कराची का एक अखबार फरोश जो खुददारी की तस्वीर है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। आप सबको हमारी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद के दिन भी सहाफ़ी और मीडिया इदारे छुट्टी पे नहीं हैं। आप तक अहम और दिलचस्प मालूमात लेकर आने के लिए मेहनत और लगन से आज के दिन भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम दिन ब दिन कुछ मुश्किल होता जा रहा है। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त 10 सालों की कमतरीन सतह पर पहुंच चुकी है और असर रसूख रखने वाले जमहूरी मुल्कों में भी अवाम की बड़ी तादाद आज गैर जानिबदार खबरें हासिल करने से महरूम हो रही है। ये कहना है दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त समेत हकूक़ इंसानी और जमहूरी इक़दार पर नज़र रखने वाले अमरीकी इदारे फ्रीडम हाउस का। इदारे की ताज़ा तरीन सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई मुल्कों में रियासती इदारों की जानिब से आज़ाद सहाफ़त को दबाने की कोशिशों में इजाफा हुआ है। जमहूरी माशरों में भी न्यूज़ इदारों में हुकूमत की पुष्पनाही से तब्दीलियाँ हो रही हैं। मीडिया इदारों पर माली दबाव बढ़ रहा है और सच्चे सहाफ़ियों की साख पर कीचड़ उछाला जा रहा है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर जमहूरी मुल्कों में दाएं बाजू के सख्तगीर नज़रियात रखने वाले सियासतदानों का इक़्तिदार में आना भी सियासी, शख्सी और सहाफ़ती आज़ादी में कमी की एक वजह बन के उभरा है। अब फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सहाफ़ती इदारे मुसलसल ही इजाफी पाबंदियों का शिकार होते नजर आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के माहौल को इंतहाई महदूद करार दिया गया है। इस रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं अमान अजहर से। I'm not going to give you a question. You are fake news. दुनिया भर में सहाफती आज़ादियों पर निगाह रखने वाली तंजीम फ्रीडम हाउस की जानिब से फ्रीडम एंड मीडिया 2019 नामी रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के अव्वलीन जमहूरी मुल्कों में शुमार होने के बावजूद अमरीका में सहाफती आज़ादियाँ बतदरीज जवाल का शिकार हैं। फ्रीडम हाउस के मुताबिक इस सूरत हाल की वजह सदर ट्रंप का मीडिया मुखालिफ बयानिया है, जिसके बाद सहाफती इदारों पर अवामी भरोसे को ठेस पहुंची है। The only people giving a platform to these hate groups is the media itself and the fake news. The major news media have been बड़े मीडिया हाउसेस इन हमलों को रोकने के हवाले से काफी मजबूत रहे हैं और ऐसी मालूमात जारी करते रहे हैं जो लीडरों को जिम्मेदार ठहरा सकें, लेकिन डर इस बात का है कि सूरत हाल बदल भी रही है और इस मकाम पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा जहां हम पहले थे। and that it will be difficult to get back to where we were before. रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बावजूद इसके कि अमरीकी सहाफती इदारे मजबूत हैं और आला ओहदेदारों के बारे में ठोस रिपोर्टिंग जारी है, सदर ट्रंप के आज़ादी सहाफत की जानिब तौहीन आमीज़ रवैये से दुनिया भर में मनफी तासुर फैला है और अमरीकी जमहूरी इक़दार मुतासर हो रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के बारे में फ्रीडम हाउस का कहना है कि ऑनलाइन सहाफ़ियों और सहाफती इदारों को नए क़वानीन के नाम पर पाबंदियों का सामना है, जबकि आला हुकूमती ओहदेदार सियासी और दीगर हसास मामलात पर होने वाली रिपोर्टिंग पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। अगर मीडिया के अंदर कुछ कंसर्न्स हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हैं, और अगर मीडिया के हवाले से अवाम या ओवरऑल माशरे के अंदर कुछ अनरेस्ट है, कि आपने होप जो है अगर अनसर्टिनिटी और सारा वक्त पाकिस्तान के अंदर नेगेटिव फेस ऑफ पाकिस्तान हाईलाइट होगा, तो इंटरनेशनली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया भर में बैठे पाकिस्तान के साथ अपनी होप जोड़े, उस उम्मीद के चिराग रोशन करके बैठे हैं, वो मायूसियों का शिकार होंगे। फ्रीडम हाउस का कहना है कि जब अमरीकी हुकाम मीडिया पर तनकीद करते हैं तो पूरी दुनिया में ये पैगाम जाता है कि सहाफती आज़ादियों पर हमले और सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जायज़ हैं, जबकि ऐसे तमाम रवैये जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी हैं। अमान अजहर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में पेश की जाने वाली तस्वीर कैसे बदली जा सकती है, बेहतर की जा सकती है, इसी बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका ने मुल्क के नामवर सहाफ़ियों और तज्ज़िया निगारों से बात की। इसमें मबनी मज़मून आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पे पढ़ सकते हैं। इसमें एक दिलचस्प नुक्ता ये उठाया गया है कि हुकूमती तर्जुमान के अलावा किसी दीगर इदारे को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो सहाफ़त से मुतल्लिक़ कोई हिदायतनामा जारी करे, जबकि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट पर तनकीद करने वालों का यह भी कहना है कि रिपोर्ट मुकम्मल हकीकत बयान नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान में बकौल इन तज्ज़ियाकारों के और इन सहाफ़ियों के सिविल और दिफाई इदारों और सियासी जमातों पर खुलकर ही तनकीद की जाती है। तो आप ये मजमून ज़रूर पढ़िए और फिर हमें बताइए कि आप सूरत हाल के बारे में क्या सोचते हैं।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے آمادہ ہیں، لیکن اس کے خلاف فوجی کارروائی کا امکان بھی رد نہیں کر سکتے۔ تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے اسد اللہ خالد کی جانب۔ اسد اللہ، یہ بتائیے، صدر تو برطانیہ کے دورے پہ ہیں، لیکن ایران کے معاملے پہ وہاں بھی ان سے سوال کیے جا رہے ہیں، تو اوور آل کیا پیغام ہے ان کا امریکنز کے لیے بھی اور ایرانینز کے لیے بھی؟ سارا میڈیا کافی امپورٹنٹ ہے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بات کی، ان سے جب پوچھا گیا کہ ایران سے متعلق آپ کی ایڈمنسٹریشن جب سے آئی ہے تب سے پالیسیز جو ہیں وہ کچھ اسٹرینجنٹ ہوئی ہیں، کافی آپ کا ٹف سٹانس ہے اس حوالے سے، تو صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران تقریباً 14 مختلف مقامات پہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں، فنڈنگ میں اور اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا، جس کو انہوں نے کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، اور خاص طور پہ انہوں نے یمن اور سیریا کا حوالہ دیا ان 14 مقامات میں جہاں پہ ایران کی انوالومنٹ تھی اس حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو خاص طور پہ کہنا تھا کہ صدر اوباما کے ساتھ جو نیوکلیئر معاہدہ ہوا تھا، نیوکلیئر جوہری معاہدہ، خاص طور پہ یورپین یونین اور امریکہ اس میں مین اسٹیک ہولڈرز تھے، جس میں سے صدر ٹرمپ اس وقت بھی کرٹیسائز کر رہے تھے اور بعد میں بھی انہوں نے پول آؤٹ کیا، تو اس پہ جب ان سے مزید سوال پوچھے گئے تو ان کا جہاں پہ جو کرکس تھا وہ ایرانی فوج پہ یا ایران پہ کارروائیوں کے حوالے سے بھی تھا۔ لیٹس ہیو اے لک کہ انہوں نے اس کے علاوہ کیا کہا۔ وہ بہت سی مختلف جگہوں پر دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے تھے، وہ ایک دہشت گرد ملک تھے اس زمانے میں پہلے نمبر پر، اور شاید آج بھی وہ دہشت گردی کے لیے رقم فراہم کرتے تھے۔ صدر براک اوباما نے ان کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا جو کہ ایک بدترین معاہدہ تھا، میں نے اس معاہدے کو ختم کر دیا اور اب ایران ایک بہت مختلف ملک ہے۔ اس بات کا ہمیشہ امکان ہے، لیکن کیا میں ایسا کرنا چاہتا ہوں؟ بہتر ہے ایسا نہ ہو، لیکن اس بات کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایران سے جو جوہری معاہدہ ختم کیا امریکہ نے، اس میں سے ایک جو وجہ تھی وہ ٹرمپ انتظامیہ کی نظر میں یہ تھی کہ ایران کا میزائل پروگرام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایران اس جو آرگیومنٹ ہے اس کو مسترد کرتا رہا ہے، اس سے متفق نہیں ہے، تو جو میزائل پروگرام کے خلاف امریکہ کا دباؤ ہے اس کا نتیجہ کیا سامنے آ رہا ہے اب تک؟ سارا جس طرح سے آپ نے کہا میزائل پروگرام، اس کے علاوہ بھی اوور آل جو یو ایس پریشر بڑھا رہا ہے، جس میں جو سینکشنز لگیں ایران پہ، تو ایران کی جانب سے تو ایک ری ایکشن آ رہا ہے، جس میں ابھی جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آئی اس میں کہا گیا کہ ایران کو بلی نہ کیا جائے، ایران جو ہے وہ کسی طرح سے بھی ان کے روحانی لیڈر کی طرف سے، جو اسپرچول لیڈر کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی اس میں کہا گیا کہ ایران جو ہے وہ بلی نہیں ہوگا۔ ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو ایران کا اسٹیٹمنٹ رہا ہے، اور کنٹینیوسلی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فارن منسٹری کی طرف سے بھی اور ہائر لیولز پہ جو ڈیٹیلز آتی ہیں، جو بیانات آتے ہیں، وہ کافی حد تک اپوز کر رہے ہوتے ہیں جو اوور آل اسٹیٹمنٹس رہتی ہیں امریکہ کی جانب سے خاص طور پہ۔ لیکن جو مین چیز ہوئی اس میں خطے میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پہ چینی پریمیئر جو ہیں شی جن پنگ، وہ رشیا کے دورے پہ آج پہنچے ہیں۔ انہوں نے رشیا کے دورے پہ پہنچنے سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ دی میڈیا کو، اس میں انہوں نے کہا کہ جو ایران پہ پریشر امریکہ کا بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے کافی حد تک ان ایزینس ہو رہی ہے ریجن میں، تو اس پہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے۔ اور خاص طور پہ جب وہ پہنچ رہے ہیں رشیا، اس موقع پہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، رشیا کا پہلے ہی سٹانس جو ہے وہ پرو ایران سمجھا جاتا ہے، تو اس حوالے سے ریجنل ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ خاصی امپورٹنٹ ہیں۔ ایران کی تو سرٹنلی اسٹیٹمنٹ جو ہیں ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ امریکہ کے اگینسٹ اور خاص طور پہ اس طرح کے بیانیے کے اگینسٹ آتی ہیں، اور یہ ایسی سچویشن ہے جس میں امریکہ کے جو اہم اتحادی ہیں وہ بھی امریکہ کو یہی کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جو جوہری معاہدہ ہے اس کو جاری رکھا جائے، بلکہ جو ریٹرک بھی ہے، جو بیانیہ بھی ہے، اس میں سختی کم کی جائے اور بات چیت کے ذریعے تناؤ میں کمی لانے کی کوشش کی جائے۔ اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ تھے، تھینک یو ویری مچ اسد فار دی اپڈیٹ۔ تھینک یو۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت 16 ملکوں کے سربراہ دوسری جنگ عظیم کے اہم واقعے ڈی ڈے کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پہ آج برطانوی شہر پورٹ سمتھ میں جمع ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادی رہنے والے ان 16 ملکوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے پہ اتفاق کیا ہے، جس میں یہ عہد کیا گیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم جیسا ناقابل یقین حد تک بھیانک وقت دوبارہ نہیں آنے دیں گے اور بین الاقوامی تناؤ کو پرامن طریقے سے کم کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ڈی ڈے اس فوجی کارروائی کو یاد کرتا ہے جب 6 جون 1944 کو 1.5 لاکھ سے زیادہ اتحادی افواج شمالی فرانس کے ساحل پر اتری، جس کے بعد پھر نازی جرمنی سے یورپ کو آزاد کرانے کی طویل اور کٹھن لڑائی لڑی گئی۔ جنگ عظیم دوئم 6 سال جاری رہنے کے بعد 2 ستمبر 1945 کو ختم ہوئی۔ یہ انسانی تاریخ کی اب تک کی مہلک ترین جنگ ہے، جس میں تقریباً 8 کروڑ افراد ہلاک ہو گئے۔ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اگر آپ کو ویب سائٹ تک رسائی میں کسی قسم کی مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، جہاں آپ کو ہماری تمام تر کانٹینٹ صرف ایک کلک کے ذریعے ملے گی۔
दुनिया भर के मारूफ मुसन्निफ और फनकार आज़ादी इजहार राय और इंसानी हुकूक के बारे में क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए न्यूयॉर्क का पेन वर्ल्ड वॉइसेस फेस्टिवल उन्हें हर साल एक प्लेटफॉर्म पर जमा करता है। इस साल 50 से ज़्यादा मुल्कों के तकरीबन 200 मुसन्निफों और फनकारों में पाकिस्तानी और भारतीय भी शामिल थे जिन्होंने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया। अंशुमन आप्टे बता रहे हैं कि मुल्क चाहे जुदा हैं, लेकिन आज़ादी इजहार की जो प्यास है वो हर जगह एक जैसी ही है। न्यूयॉर्क के सालाना पेन वर्ल्ड वॉइसेस फेस्टिवल का ये 15वां साल था। इस साल फेस्टिवल में जुनूबी एशिया से दर्जनों मुसन्निफीन शामिल हुए। मैं लिखने की आज़ादी को अपना हक नहीं बल्कि एक फर्ज समझती हूँ। मेरी राय में हर एक को अपनी मर्जी से लिखने और जीने की आज़ादी होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया नस्ल परस्ती, जिनसी तासुब, हम जिस परस्ती के खिलाफ तासुब जैसे रवैयों का सामना कर रही है, तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे रवैयों के खिलाफ काम करना है। दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम पर नजर रखने वाली तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के 2019 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत दोनों में सहाफियों की आज़ादी राय खतरे में है। फैक्ट्स हैं वो एज सच कोई चीज़ नहीं रही। अगर आप 20 लोगों को कंप्यूटर पे सामने बिठा के वो कहना शुरू कर दें और सुबह से शाम तक कहते रहें कि ये चीज़ नहीं हुई, ये चीज़ नहीं हुई, तो शाम तक का अक्सर लोग जो हैं वो यकीन करने लगते हैं कि आज सूरज निकला ही नहीं। ब्लॉगर्स को उठाया है, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुहिम चली है। हिंदुस्तान में रियासत ने ट्रोल्स अपनी कैंपेन में इस्तेमाल किए। राइटर्स और आर्टिस्ट्स ये भी समझते हैं कि अक्सर मुआशी दबाव भी इजहार की आज़ादी के लिए खतरा बन सकता है। जब बात आपकी अगली मुलाजमत, बुक डील, आपकी अगली मर्चेंडाइज की डील या फिल्म डील की होती है, तो ऐसे में बहुत सी सेंसरशिप होती है। मुसन्निफों की राय में इजहार आज़ादी पर पाबंदियों का मसला सिर्फ खित्ते में ही नहीं। ये मिसाल होती थी, ये क्या मिसाल रही है? अमेरिका क्या मिसाल रही है? उनके मुताबिक इस अदम बर्दाश्त के माहौल को खत्म करने की उम्मीद हुकूमती इदारों या सियासी पार्टियों से नहीं बल्कि सिर्फ आवाम से लगाई जा सकती है। हम रोज़ बात करें, अपनी बात करें, और लेकिन साथ साथ हम ये भी हौसला पैदा करें कि दूसरे लोगों की जो है वो आवाज़ सुन सकें, और अगर हमें वो जो कह रहे हैं वो पसंद नहीं है तो हम उसके जवाब में अपनी बात करें, बजाय इसके कि हम पत्थर उठा के उसको मारना शुरू कर दें। बुकर प्राइज याफ्ता भारतीय मुसन्निफा अरुंधति रॉय ने भारत में सहाफियों पर बढ़ने वाले हमलों और इंसानी हकूक के बिगड़ते हुए हालात के लिए भारत की मौजूदा हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है आजाद सहाफत से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आजाद सहाफत अहम है। और अब कुछ बात करते हैं ईद से मुताल्लिक। माह रमज़ान के दौरान खजूरें तो बहुत सी खाई होंगी आपने, आज के दिन भी ख़त्म कर रहे होंगे आखिरी खजूरें, लेकिन पाकिस्तान जो कि खजूर की पैदावार में दुनिया के चोटी के मुल्कों में शुमार होता है और खजूर को एक्सपोर्ट भी यहाँ से किया जाता है, इसके बावजूद पाकिस्तान में अब खजूर का जो कारोबार है मंदी का शिकार है। पाकिस्तानी ज़मींदार अब पहले जैसा मुनाफा नहीं कमा पा रहे, और सिंध के शहर खैरपुर से आज किरण मिर्जा बता रही हैं कि सूबे में खजूरों और छुआरों की कीमत मुसलसल कम हो रही है, जिसके बायस ज़मींदार अब अपने बागात बेचकर दीगर अजनास की काश्त कर रहे हैं, या फिर अपने बागों को उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है। इस मसले की वजूहात क्या है, आइए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। अब्दुल रशीद भुट्टो पेशे के लिहाज से जमींदार है। तकरीबन 4 दहाइयों तक वो खजूरों के फरोख से अच्छा मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से उन्हें इस कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपने खजूरों के बागात फरोख्त कर दिए हैं। हमें मंडी में वो रेट नहीं मिलता। जब वहाँ पर हम खजूर या छुआरे लेके जाते हैं तो क्या मिल रहा है, खजूर का रेट 700 रुपये 800 रुपये मन।
जो उसकी जो मजदूरी हमारी लगी है वो ही नहीं मिल रही। खजूरों के पैसे तो अलग बात है, जो हमारी उस पर कास्ट आई है, जो सुखाई हैं, जिन्होंने तोड़ी हैं, जिन्होंने काटी हैं, वो तकरीबन 1200 रुपये 2,000 रुपये पर डे लेते हैं जो खज्जे उतारते हैं। पाकिस्तान में खजूर की कुल पैदावार का तकरीबन 88% सिंध और बलूचिस्तान से हासिल होता है। खजूर के कारोबार के मुनाफा बख्श न रहने के पीछे बढ़ती हुई महंगाई और मौसमियाती तब्दीली के अलावा पाक भारत कशीदगी का भी हाथ है। इंडिया ने ड्राई डेट्स पे 200% लगा दी है वो ड्यूटी, इसलिए जो है वो हमारा छुआरा जो है वो इंडिया नहीं जा रहा, यहाँ पे डंप हुआ पड़ा है। ग्रोथ ये करते हैं कि उसमें ग्रेडिंग नहीं करते हैं, एक ही उसमें बैग जो होती है उसमें तीनों किस्म की छोटी बड़ी दरमियानी खजूर होती है, जिसकी वजह से भी रेट जो है वो अच्छा नहीं। खजूर के कारोबार से मुंसलिक मजदूर जो यौमिया उजरत पर काम करते हैं हालात से सख्त परेशान हैं। घर पे बैठे हुए हैं, कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेके घर का गुजारा कर रहे हैं और कहीं काम है नहीं, एक दिन है तो 2 दिन है नहीं। खजूर पैदा करने वाले दीगर बड़े मुल्कों के बरक्स पाकिस्तान में इस शोबे को बाकायदा सनत का दर्जा हासिल नहीं, जिसके बाइस इस शोबे में मुनज़्ज़म तरीके से तब्दीलियां नहीं लाई जा रही। माहिरीन के मुताबिक काश्तकारी और छांटी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराकर और खजूर की दरामद के लिए नई मंडियां ढूंढकर पाकिस्तान की इस कीमती पैदावार को नुकसान का शिकार होने से बचाया जा सकता है। किरण मिर्जा, वॉइस ऑफ अमेरिका, खैरपुर, सूबा सिंध। आज ईद के दिन मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एक ऐसे पाकिस्तानी से जो खुददारी की जीती जागती तस्वीर है। कराची से मोहम्मद साकिब कहानी लेके आए हैं अखबार फरोश जाहिद की, जो दुनिया को अपनी आंखों से तो नहीं देख सकता, लेकिन उसे देखने वाला हर शख्स ही उसकी हिम्मत को सलाम करता है। 3 काबिज़ें, ये 10 कोशिशें, ये जसारत। मेरा नाम जाहिद है। कायदाबाद डिपो से हम अखबारात लेते हैं, उम्मत एक्सप्रेस, जंग, रियासत, जहांबाज, जसारत, ईमान, शुमाल, बहुत सारे अखबारात हैं। बहरहाल जो पब्लिक की डिमांड होती है या जो डिलीवर करने होते हैं वो सारे लेके हम, और उसी से एक निज़ाम में अपना चला रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, की हाल है? ठीक हो? आज सह गया हो? 97-98 से अखबार के काम से वाबस्ता हूँ। कुछ घर के हालात मामलात ऐसे हुए कि कोई जॉब वॉब नहीं हुई, फिर इस काम से लगा। उससे पहले मैं 1.5-2 साल मैंने डबल रोटी फैक्ट्री में काम किया। लीजिए भाई एक्सप्रेस आपका। जब कुछ शुरू किया तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ ना कुछ तो करना था ना। जॉब आपको मिल नहीं रही है, रिज़्क़ हलाल आपने कमाना है, किसी से आप डोनेशन भीख ले नहीं सकते, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना है। ये जब इस एरिया में मैंने काम शुरू किया तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करता था, जो आ रहा है, कोई आ रहा है रुपया दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, मैंने लोगों को इग्नोर किया। मैंने कहा भाई मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद एक मेहनत करना है, एक काम को वो करना है, एक आवाम में एक शऊर बेदार करना है। अगर कोई माजूर हो तो सिर्फ उसका ये नहीं है कि उसको आप डोनेशन दे दें या उसको वो समझ लें, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी का जो मकसद है कुछ करके दिखाना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझ गए। अब मेरे एरिया में अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है, अल्लाह का शुक्र है। शुरू से मेरा एक माइंड चैलेंजिंग था कि ना होने वाले दुश्वार कामों को करना, और जब मैं शुरू किया तो लोग मुझे यही कह रहे थे कि नहीं, और वो जितना ना करते रहे मेरे अंदर की उज्जत स्पिरिट और बढ़ती गई कि नहीं यार मैंने करना है। हिम्मत है तो पैदा कर फिरदौस से बरी अपना, कि मांगी हुई जन्नत से जहन्नम का अजाब अच्छा। थी एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बांग्लादेश में पनाहगज़ी कैंपों में महसूर रोहिंग्या मुसलमानों की एक और ईद बगैर किसी खरीदारी के ही गुजर गई, क्योंकि इन कैंपों में रहने वालों के पास रकम ही नहीं और इन्हें कैंपों से बाहर काम करने की इजाज़त नहीं। सिर्फ वो रोहिंग्या जिन्हें कैंप में काम करने का मौका मिलता है या फिर उनके रिश्तेदार बाहर से पैसे भेजते हैं, वही ईद पे कुछ खरीदारी कर सकते हैं। बांग्लादेश के इन कैंपों में तकरीबन 8 लाख रोहिंग्या पनाहगज़ीन रह रहे हैं और इनमें 40,000 से ज़ायद तो ऐसे बच्चे हैं जो अपने ख़ानदानों से बिछड़ चुके हैं, और इनमें 8,000 ऐसे भी हैं जिनके माँ और बाप दोनों ही वफात पा चुके हैं। इन कैंपों में इमदादी इदारों ने माजी में तो ईद पर कुछ नए कपड़े तकसीम किए, लेकिन इस मरतबा ऐसा भी नहीं हुआ। मेरे शौहर बर्मा से नहीं निकल सके, उन्हें मार दिया गया। मैं ईद पर अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ नहीं ले सकी।
बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीद सका, अपनी माँ और बीवी के लिए भी नहीं। हम बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हैं। हुकूमत खाने का सामान देती है लेकिन हम कपड़े नहीं खरीद सकते। मैं बच्चों को कुछ नहीं दे सकता। 90% मानुष जा रहा है। ज्यादातर लोगों के पास कोई पैसे नहीं हैं, इसलिए वो कुछ नहीं खरीद सकते। बहुत कम लोग हैं जो कुव्वत खरीद रखते हैं। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खोली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। हमारी दुनिया तेजी से बदल रही है। इसकी एक वाज़ेह और अहम मिसाल ये है कि जॉब मार्केट बहुत तेजी से बदल रही है। वजह है रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अमेरिका के एक तहकीकाती इदारे ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 सालों में सिर्फ इस मुल्क में अमेरिका में 3 करोड़ नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से ले लेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर शोबे पे इस तब्दीली का एक जैसा असर नहीं होगा। मजीद जानते हैं आज वर्दा खलील से। कार इंडस्ट्री दुनिया की पहली इंडस्ट्री थी जिसने अपनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए रोबोट से काम लेना शुरू किया, और आज रोबोट्स हर शोबे और इंडस्ट्री में इतनी जगह बना चुके हैं कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 2030 तक अमेरिका में यही रोबोट्स 3 करोड़ 36 लाख मुलाजमतों में इंसानों की जगह ले लेंगे। हमने रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिन नौकरियों की जगह लेते देखा है, उन शोबों में 70% से ज्यादा काम रोबोट्स की मदद से कर लिए जाएंगे। अमरीकी तहकीकी इदारे ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक अमेरिका में 5 करोड़ 20 लाख नौकरियां ऐसी होंगी जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुतारफ करवाया जाएगा। इस रिपोर्ट को मुरतब करने वाले मार्क मुरो का कहना है कि इसका असर हर शोबे पर एक जैसा नहीं होगा। बहुत से लोगों, खास तौर पर जिनके पास कॉलेज डिग्रियां हैं, उन पर इसके असरात काबिले बर्दाश्त होंगे। हम ज्यादा तब्दीली लेबर मार्केट में देखेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का कोई इम्कान नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक रोबोट समेत दूसरी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिका में औरतों के मुकाबले में ज्यादातर नौजवान मर्दों को मुतासिर करेगा, क्योंकि ये मर्द ही हैं जिनकी बड़ी तादाद खुराक से मुतालिक शोबों से मुंसलिक है। इसके अलावा कम तालीम की वजह से लातीनी अमरीकी और अफ्रीकन अमेरिकन अफराद ज्यादा मुतासिर होंगे। अमेरिका समेत दुनिया भर में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी बतदरीज होटल, रेस्टोरेंट्स और दूसरे शोबों में अपनी जगह बना रही है। दुनिया में 22 लाख मुलाजमीन रखने वाले अमेरिका के सबसे बड़े रिटेल बिजनेस वॉलमार्ट ने अपने स्टोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का तजर्बा शुरू कर दिया है। ये स्टोर इंसानी मुलाजमतें खत्म करने की बजाय इनके बेहतर इस्तेमाल पर गौर कर रहा है। हमारे एसोसिएट्स अब हमारे सार्फिन के साथ ज्यादा वक्त गुजार सकते हैं, और हमारे पास टेक्नोलॉजी की मदद से ज्यादा मालूमात होंगी जो हमारे स्टॉक में सार्फिन के लिए सप्लाई के बहाव को बेहतर बनाएंगी। मार्क मुरो का कहना है कि टेक्नोलॉजी की तेजी से जगह लेती दुनिया में इंसानों को तब्दीली और अपनी जगह कायम रखने के लिए तैयार रहना होगा। टेक्नोलॉजी का असर नौकरियों की नौयत में तब्दीली की सूरत में नजर आएगा। ये हमें बताता है कि हम सबको अपने शोबों में बेहतर तब्दीली को अपनाने और शोबों को तब्दील करने के लिए तैयार रहना होगा। हमें सिर्फ कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं, बल्कि मुसलसल नई से नई तरबियत हासिल करते रहना होगा। अमरीकी शोबों में जहां टेक्नोलॉजी इंसानी जरूरत से ज्यादा जगह बनाने लगी है, वहीं साइबर सिक्योरिटी और कानून साजी की जरूरत में भी इजाफा हो रहा है। वर्दा खलील, उर्दू VOA, वाशिंगटन। बात तो हमने अमेरिका की, लेकिन तब्दीली के ट्रेंड्स दुनिया के दूसरे मुल्कों के जानिब भी फैल रहे हैं। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट पर। एड्रेस है urduvoa.com। वॉइस ऑफ अमेरिका की पूरी टीम की जानिब से एक मरतबा फिर आप सबको ईद मुबारक। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।